हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 पार्ट 4 को लेकर होगा। फटाफट रिवीजन का सेशन होगा। अगर सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और इंपॉर्टेंट नोट जो बता रही हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गरीबी हटाओ का नारा देते हैं 1971 में। आपको पता है कि 1975 की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इमरजेंसी लगती है और इमरजेंसी के बाद से जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जनता पार्टी की सरकार जब गठित होती है 1975 में तो 2 वर्ष बाद लोकतंत्र को बचाओ का नारा जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 5 पॉइंट आपके यहीं से पता लग गए। लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और जिस भी ये जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो चुनाव होता है या जो ये बंटवारा किया जाता है कि कितने क्षेत्रों में बांटा जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ की जनसंख्या पर डिपेंड करती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निर्वाचन क्षेत्रों में किस आधार पर किसी राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो उसका जो भाग होता है, उसका जो आधार होता है वो होती है वहाँ की जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपके 4 क्वेश्चन यहीं से बन गए हैं। पहली चीज, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। पहला पॉइंट 1971। दूसरा पॉइंट, लोकसभा का चुनाव कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। जनता पार्टी का गठन कब होता है? 1975 में होता है। ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र को बचाओ का नारा जनता पार्टी कब देती है? तो 1977 में देती है। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस पार्टी ने दिया? तो जनता पार्टी ने दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्तमान में हाई कोर्ट जो है, नवीनतम हाई कोर्ट है वो है अमरावती हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। 2019 में इसका गठन हुआ और वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है 25। देखिए, ध्यान रखिएगा, नवीनतम हाई कोर्ट यहाँ पर पूछा, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में अगर बात करेंगे तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई है? 25। यद्यपि संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होगा, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय वहां पर स्थित है। जैसे हम चंडीगढ़ जो है, पंजाब का चंडीगढ़ में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ एक ही उच्च न्यायालय पड़ता है। तो पंजाब का हो चाहे चंडीगढ़ का हो, एक ही उच्च न्यायालय पड़ता है। ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नवीनतम कौन सा है? अमरावती है। आपको पता है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। ये भी 2019 के बाद से ही हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। और उससे पहले यानी 1 जनवरी 2019 को नवीनतम हाईकोर्ट जो गठित हुआ था वो था अमरावती हाईकोर्ट, जो आंध्र प्रदेश का है। जैसे कि अभी हम एक आपको उदाहरण बता दिए कि पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम जैसे आपका पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाई कोर्ट ऐसे हैं जो 1 से अधिक क्षेत्रों को अपने अंतर्गत रखते हैं और न्याय सुनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक था? आपको पता है? पहले तो इसका आंसर आप देख लेंगे। 1795 से लेकर 1799 तक, यानी लगभग अगर बात करें तो 4 वर्ष तक डायरेक्टरी का शासन होता है। देखिए, जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, अब हम इसे थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेंगे कि जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि फ्रांस में जो क्रांति होती है उसका मूलभूत जो आधार होता है वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होता है। क्योंकि लफायते के नेतृत्व में फ्रांस का नेतृत्व करते हुए अमेरिका में लफायते के नेतृत्व में फ्रांस की कुछ छोटी मोटी सेना ने उसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वहां के स्वतंत्रता संग्राम में जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो पता लगा कि अगर लोग एकजुट होते हैं, एकता का अभाव होगा तो कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। फ्रांस का इन चीजों पर बहुत असर पड़ा था। आपको पता है कि फ्रांस में रॉबस्पियर का समय आता है 1793 से लेकर 1794 तक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो 1793 से 1794 का जो समय माना जाता है वो होता है रॉबस्पियर का, जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्लब जो थे वो ब्रीचर्स का विरोध करते थे, लंबी पतलून पहनते थे, धारियों वाली पतलून पहनते थे। और वो एक क्लब होता था जिसमें हर छोटे मोटे गरीब वर्ग, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, ये सारे जो थे वो मिलते थे
उसी जैकोबिन क्लब का सदस्य था रॉब्सपियर। इसके शासन मात्र उसने 1 वर्ष शासन किया था, परंतु 1 वर्ष के शासन में उसने लगभग 20,000 लोगों को गिलोटिन कर दिया था। बाद में उसके शासन के लोग ही उससे प्रताड़ित होने लगे और बाद में उसी की तरफ क्या होने लगा, उसके खिलाफ जब सबूत मिल गए तो उसे भी गिलोटिनाइज कर दिया गया। तो 1794 में जब उसका अंत होता है तो शासन आता है डायरेक्टरी का शासन। अब जो डायरेक्टरी का शासन होता है वो 4 लोगों की एक कार्यपालिका के तहत 4 लोगों में एक शासन बनता है, लेकिन बाद में इन लोगों में भी क्या हो जाता है, अंततः कोई फूट होती है और फूट के बाद से इसका शासन चलता है 1795 से लेकर 1799 तक। बाद में आता है नेपोलियन बोनापार्ट। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने जो है सिविल कोड चलाया था, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। उसने जितने भी बहुत ही कुछ मूलभूत ऐसे कार्य किए थे जिसे आज भी मतलब समझ लीजिए कि क्रांति जो उस समकालीन क्रांतियां हो रही थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कुछ कार्य, क्योंकि बाद में आपको पता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन होता है, वाटरलू का युद्ध होने के बाद वियना सम्मेलन होता है और उसमें उसको क्या कर दिया जाता है, समझौता के तहत उसे हटाया जाता है, वाटरलू के युद्ध में उसे पराजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ शासक जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे रॉब्सपियर के बारे में पढ़ते हैं, उसका राज्य को आतंक का राज्य कहते हैं, क्योंकि उसने 1 साल में लगभग 20,000 लोगों को गिलोटिन कर दिया था। गिलोटिन क्या थी, तो एक व्यक्ति को काटने वाली मशीन होती थी, आरा की तरीके से कार्य करती थी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं? तो शोमेत ने ये कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं जो हैं वो निर्लज हैं। इन्होंने कहा था कि पुरुष जो है वो उनका कार्य विभाजन पहले से तय है, वैसे ही महिलाओं का कार्य विभाजन पहले से तय है। तो जो भी महिलाएं पुरुष की भांति कार्य करना चाहती हैं या पुरुष ही बनना चाहती हैं वो पूरी तरीके से निर्लज हैं। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चूंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शोमेत ने ऐसा कहा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। टीआरई 1.0 में भी आया था, 2.0 में भी इसी को घुमा के पूछा गया था, तो हो सकता है 3.0 में भी इसके आने की उम्मीद हो। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून बना 1794 में। ये वही समय था जब रॉब्सपियर यानी आतंक का युग समाप्त हुआ था और 1794 में सभी दासों की मुक्ति का कानून। आपको पता है कि फ्रांस में क्या होते थे, उपनिवेशों में जो दासों की जो प्रथा थी उन पर मुक्ति का कानून बनाया गया। 1794 में इसे पूरी तरीके से क्या किया, इसे पारित कर दिया गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब बनता है शासक तो उसने इसे फिर से लागू कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अंततः 1848 का वो समय है ये समय में दासों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, कानून को पारित कर दिया गया, यानी पूर्णतः समाप्त किया, दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूर्णतः शब्द लग जाएगा कि दास प्रथा को पूर्णतः कब समाप्त किया गया था, तो 1848 में किया गया। तो इसे लागू किसने किया था, तो इसे नेपोलियन बोनापार्ट ने वापस शुरू किया था। और ये बना कब था, कानून कब पारित किया गया, 1794 में किया गया था। आगे क्वेश्चन था आर्ट ऑफ वॉर, शुन जू की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे कभी कभी मैचिंग में भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे आप मेडोना का पढ़ते हैं और आप डिवाइन कॉमेडी पढ़ते हैं दांते की, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैथ में क्वेश्चन पूछ ले। तो द आर्ट ऑफ वॉर किसकी है, शुन जू की है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, तूफानी अंतरीप या उत्तमांशा अंतरीप किसे कहा जाता है? तो केप ऑफ गुड होप को कहा जाता है, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। आपको पता है कि हम एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम बोर्थेन्यू है, और बोर्थेन्यू ने जो है केप ऑफ, आपको पता है कि उस समय जो है कोलंबस ने अमेरिका की, वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की थी। तो इससे पहले ऐसा नहीं था कि भारत था नहीं, उसने समुद्र मार्ग से खोज की थी। यानी उस समय आपको पता है कि यूरोप से व्यापार का जो था वो बहुत ही आवाजाही था, लेकिन समुद्री मार्ग पर रोक लग जाने के कारण मार्ग क्या होता था, बहुत घूम कर आना पड़ता था। तो नाविक निकलते थे समुद्री मार्ग खोजने के लिए, और उसी में सफलता मिली कोलंबस को, उसी में सफलता मिली वास्को डी गामा को। हालांकि जब वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला उससे पहले ही तूफानी अंतरीप या उत्तमांशा अंतरीप जिसको कहते हैं, केप ऑफ गुड साउथ अफ्रीका, वहां तक बोर्थेन्यू ने खोज निकाला रखा था। इसलिए उसने बताया कि जहां आप खोजने निकल रहे हैं या आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो साउथ अफ्रीका का कंट्री है, साउथ अफ्रीका पड़ेगा, तो आपको अपना रास्ता यहाँ से बदलकर भारत की तरफ इधर से निकलना होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन
बार बार आपसे तूफानी अंतरीप या उत्तमांशा अंतरद्वीप से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्थेनियो का नाम याद रखिएगा। और तूफानी अंतरीप या उत्तमांशा अंतरद्वीप किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप को कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, रूस की क्रांति के समय रूस में कोलखोज क्या कहलाता था? तो देखिए, रूस की क्रांति के समय में कोलखोज अगर हम बात करें तो देखिए, रूस की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लोखनेव। प्लेखनेव इसी का नाम देता है, प्लोखनेव देता है। आपको पता है कि रूस की क्रांति जो होती है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव कार्ल मार्क्स का होता है, क्योंकि मार्क्स जो थे वो समाजवाद के बारे में बताते थे। उन्होंने सर्वहारा सिद्धांत दिया था, उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, और उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब अवधारणा दी थी। उन्होंने बताया था, एक जो पुस्तक दास कैपिटल के बारे में जब पढ़ते हैं हम तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पर पड़ा था। ये मार्क्स का अनुयायी था और इसी ने स्टार्ट किया कि क्या किया जाएगा कि रूस में भी क्या होगा, क्रांति लानी चाहिए। जो रूस में जो लोगों का शासन चल रहा है, जार का जो शासन चल रहा है, वो शासन किस हद तक सही है, जार के प्रति समर्थता जो दी हुई है वो किस हद तक सही है, इन सारी चीजों को प्लेखोनेव क्या किया, उजागर किया लोगों के सामने। क्योंकि आपको पता है कि रसिया अगर रूस की बात करें तो बहुत बड़ी कंट्री होती थी उस समय भी, और लोग ज्यादा 80 से 85% लोग कृषि पर निर्भर होते थे। और चूंकि वहां पर विदेशी निवेश भी हुए, पूंजी भी लगाई गई, लोग कृषि पे ज्यादा निर्भर होते थे, और साल भर बर्फ होने के कारण साइबेरिया में लोग कृषि भी बहुत ज्यादा नहीं चलती थी। इसमें इस सारी सिचुएशन में आपको पता है कि क्रांति का होना जो था वो तय था, लेकिन क्रांति किस तरीके से हो इस पर जो सबसे ज्यादा साझेदारी दिखाई वो प्लेखोनेव ने दिखाई, और जो मार्क्स का अनुयायी था। और उसने कहा कि जो हम कोलखोज कहलाते हैं, जो कोलखोज यहाँ दिया हुआ है, जो ये कोलखोज है ये सामूहिक खेत था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे छोटे खेत होते थे, इसको समझिएगा अच्छे से, जो ये छोटे छोटे खेत होते थे, तो स्टालिन ने क्या किया कि स्टालिन ने इसे एक बड़े खेत के रूप में क्या कर दिया, बना दिया, और छोटे छोटे खेत क्या होने लगे, इसमें ऐसे डिवाइड कर दिए। तो ये कोलखोज कहलाता था, यानी सामूहिक खेत कहलाता था। और इसने जो स्टालिन ने सामूहिकरण की नीति में इसका प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलखोज वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रूस की क्रांति में स्टालिन का नाम इंपॉर्टेंट है, लेनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये शब्द जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, इस्लाम आधुनिकीकरण के समर्थकों को रूसकालीन क्रांति में क्या कहा जाता था? तो जदीदी कहा जाता था, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम आधुनिकीकरण के समर्थकों को रूसकालीन क्रांति में, यानी रूस की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी उसमें इस्लाम आधुनिकीकरण, माने इस्लाम में भी जो कुछ व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए आधुनिकीकरण का प्रयोग किया जा रहा था, उसके समर्थकों को जदीदी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और इसकी जो स्थापना होती है वो सबसे ज्यादा क्यों हो जाती है, क्यों इसका महत्व, तो इल्बर्ट बिल आपने सुना होगा, 1883 की घटना। और इल्बर्ट बिल जो है, जिसे श्वेत बिल के नाम से भी जाना जाता है, लोगों द्वारा इसका, जब विदेशियों के द्वारा भी इसका क्या हुआ जाने लगा, तो इस बिल को विरोध किए जाने पर इस बिल को वापस कर लिया गया। तब इन लोगों को पता लगा कि यदि अब एकता बनती है, यदि लोगों में एकता रहती है तो हमारी भी स्थिति क्या हो सकती है, सुधार सकती है। और इसी आधार को ध्यान में रखते हुए 1885 में निर्माण होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके प्रथम महासचिव होते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बहुत से अधिवेशन हुए थे और सभी अधिवेशनों में सबसे नाम इंपॉर्टेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ये प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में था, वहां पर ये उसे अटेंड करने की वजह से प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। इसलिए आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हुए थे, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जो कलकत्ता में जिसका अधिवेशन चल रहा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर ये आता है क्लास 7th का
एसएसटी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि जन औषधि मेडिकल स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जेनरिक दवाइयों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना जन औषधि मेडिकल स्टोर का मुख्य उद्देश्य है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है क्लास 7 की एनसीईआरटी में कि जन औषधि मेडिकल स्टोर का मुख्य उद्देश्य होता है जेनरिक दवाइयाँ, यानी ऐसी दवाइयाँ जो आपको कम रेट पे बिल्कुल जो दवा बनी हुई है। जेनरिक मेडिसिन वो होती है जो आपको सस्ते दाम पर क्या हो सकती है। देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है जो सिर्फ दवा के माध्यम से पूर्ति ना होने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि कोई भी व्यक्ति दवा की आपूर्ति में किसी की भी मृत्यु ना हो, इसलिए जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। इसका कार्य है जन औषधि मेडिकल स्टोर का कि जेनरिक दवाइयों को क्या करना, सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना। और इसमें बहुत हद तक गवर्नमेंट जो है, आप क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि बहुत हद तक भारत ने कुछ रोगों पर एकदम इसकी पकड़ बना ली है, परंतु कुछ आज 1-2 रोग ऐसे हैं जिन पर अभी भारत में किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं बनी। तो जन औषधि मेडिकल स्टोर का मुख्य उद्देश्य है जेनरिक दवाइयों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना। चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं। तो वह विदेशी व्यक्ति जो भारत आकर अपना इलाज करा रहे हैं उन्हें हम चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। ये भी क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं। आप पर्यटक यानी ऐसे व्यक्ति जो घूमने के पर्पज से निकल गए एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, कभी कभी एक देश से। हम इसे विदेशी पर्यटक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे ही चिकित्सा पर्यटक उन्हें कहते हैं, वो विदेशी होते हैं जो भारत में आकर अपना इलाज करा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उनको सस्ता इलाज मिल सकता है, अच्छे डॉक्टर में मिल सकते हैं, हो सकता है उनके पास जितने पैसे हों उनसे उनका इलाज पूरी तरीके से हो जाए और अपने देश में उससे हाई क्वालिटी में हो रहा हो, उनके पास उतने पैसे नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर अपना इलाज करा रहे होते हैं, उन्हें हम चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। तो देखिए ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो मैं आपको लेकर आई थी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।